हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के 5th पेपर, जो कि है आपके सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण। ये आपका 5वां पेपर है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी के सभी जो अतिरिक्त उत्तर प्रश्न हैं, उन सभी को कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कराया है जितने भी पूछे गए थे, और बहुत ही डिटेल तरीके से। तो आप उन्हें देख सकते हैं और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए करेंगे स्टार्ट और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2030 के। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का क्या पहले गुलाम हुआ करता था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की है 1206 ईस्वी में। कब की थी? 1206 ईस्वी में। और ये लगभग 4 साल तक शासन में रहा था, मतलब कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय है ना, घोड़े से गिरकर हुई थी, ये आपको पता ही होगा। और इसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि ये जो है लाखों का लोगों के बीच में दान किया करता था। और इसी ने बात करें अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, है ना। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर को बनाया था। और बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का जो निर्माण है प्रारंभ करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है अगला? गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के अनेकों शासक हुए, जिनमें से एक है समुद्रगुप्त और एक है श्रीगुप्त जी, है ना। ये गुप्त काल के शासक हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ देंगे, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है चट्टानें वाला। तो आप कहेंगे चट्टानें मेनली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित। अब हम पढ़ते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। जो आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये पिघली हुई चट्टानों के ठंडा होने से बनती हैं। मतलब कि जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, जिसे मैग्मा कहते हैं, तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जो अवसादी चट्टान है इसकी बात करें तो ये जो चट्टानें होती हैं तलछट के जमाव के कारण बनती हैं। और जो कायांतरित हैं, जिसे हम रूपांतरित भी कहते हैं, तो ये जो चट्टानें होती हैं उच्च तापमान और दबाव के कारण जो है बनती हैं। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कैसे बनती है मैंने बता दिया, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो बात करें पृथ्वी की आकृति, तो पृथ्वी की आकृति बिल्कुल गोल नहीं है, और किनारों पर अगर देखेंगे तो कुछ क्या है, चपटी सी है। तो ये कैसा है? ये आप कहेंगे अंडाकार। तो पृथ्वी की आकृति क्या होती है? अंडाकार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है। मतलब कि बेसाल्ट चट्टान कैसे बनी है। तो बेसाल्ट चट्टान जो होती है ये आग्नेय शैल चट्टान का ही रूप होता है, और ये चट्टानें ज्वालामुखी के फटने से बनती हैं। तो ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है। यही जो लावा होता है ये पृथ्वी की सतह पर या फिर उसके पास बहुत तेज़ी से क्या होता है, जब ठंडा होता है तो उनके जमाव के कारण ये बनता है बेसाल्ट चट्टान, जिसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये बताया भी गया है आग्नेय चट्टान के बारे में, ये चट्टानें लावा के विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टान खनिजों, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, के जमने के बाद बनती है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि जो पिघले हुए लावा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो बात करें मूल कर्तव्यों की संख्या, तो प्रेजेंट में 11 है। ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य था, तो आप कहेंगे एक भी नहीं थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन किया गया, है ना। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और एक मौलिक कर्तव्य अगर बात करें तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप कहेंगे 11 हैं। कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? तो आप कहेंगे रूस से लिए गए हैं। ठीक है ना, रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और इनकी संख्या कितनी है? प्रेजेंट में 11 है। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और अगर पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल में है मौलिक जो ये मूल कर्तव्य है, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 51 के ए में, मतलब कि का में इनको बताया गया है।
51 के ए में मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? प्रेजेंट में 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 थी, है ना, मूल संविधान में, और अब बात करें तो अब 6 ही है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है 44वां संविधान संशोधन किया गया, है ना, उसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है अब विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 ईस्वी में। तो मौलिक अगर कर्तव्य पूछ ले तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और जो मौलिक अधिकार पूछ ले तो मौलिक जो अधिकार हैं वो प्रेजेंट में 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं। किसको हटाया गया? तो आप कहेंगे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया, है ना, 1978 में, उसके तहत हटा दिया गया और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो था पुलिकेशन प्रथम। क्या नाम था? पुलिकेशन प्रथम था। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी करेंगे, क्योंकि हम डिटेल तरीके से पढ़ते हुए बढ़ेंगे। अगला है दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो बात करें दुग्ध क्रांति के जनक, तो दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ना। ये तो दुग्ध क्रांति है। एक आपका बनता है, अगर बात करें तो ये तो दुग्ध क्रांति है, एक बनता है आपका हरित क्रांति। क्या होता है? हरित क्रांति, है ना। और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो पूरे विश्व में अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ये विश्व में जो है अगर बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के क्या है? जनक है, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में बात करें तो कौन है? तो भारत में अगर कहा जाए तो MS स्वामीनाथन जी हैं, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप कहेंगे MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, यदि आप क्लास को सुनेंगे सही से तो आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना कि सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है और ये कब होता है या क्यों होता है? तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जो सूर्य है, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, है ना, पृथ्वी और सूर्य के मतलब ये हो गया हमारा सन सूर्य, और ये हो गया आपकी अर्थ पृथ्वी, इसके बीच में जब कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, SME, है ना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है? तो आप कहेंगे जो उसकी छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण की घटना कहते हैं। और ये घटना कब होती है अगर कहा पूछ ले आपसे, तो ये घटना जो है हमेशा जो है अमावस्या की तिथि पर होती है। कब होती है? अमावस्या की तिथि पर जो है सूर्य ग्रहण की घटना होती है। वहीं अगर बात करें कि चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, तो पूर्णिमा के दिन होती है, पूर्णमासी के दिन होती है। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा अपर्दन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब ही है कि मिट्टी का कट कट के, है ना, या किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है? मृदा का अपर्दन। तो आइए जानते हैं मृदा अपर्दन। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने पर, है ना, क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन, है ना। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मिट्टी का, है ना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, चाहे वो तेज़ आंधी के कारण हो, चाहे तूफान या फिर बारिश के कारण हो, तो या फिर जो है जल के द्वारा हो, तो आप कहेंगे उसे हम कहते हैं मृदा अपर्दन। तो कुल मिला के मृदा अपर्दन में मिट्टी का कटाव होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, चाहे आंधी के द्वारा जाए, चाहे बारिश के द्वारा या जल के द्वारा जाती है, तो उसे हम कहते हैं मृदा अपर्दन। और इसे रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि जो है अगर देखा जाए तो पेड़ लगाने चाहिए, है ना, और अगर खेतों में देखा जाए तो मेड़बंदी करनी चाहिए। ये सब होते हैं मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलवायु का क्या अर्थ होता है? आइए, एक होता है जलवायु, एक होता है मौसम। तो बात करें जलवायु का, तो जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है। किसी बड़े इलाके का एक एवरेज जो है मानसून होता है, मौसम होता है, जो एक लंबे समय से बना रहता है ना। मतलब कि जलवायु एक बड़े इलाके में जो है काफ़ी लंबे समय तक बने रहने वाला ही क्या होता है? मौसम होता है। सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम यदि लंबे समय तक बना रहता है, हम ये कह सकते हैं इजी वे में कि यदि किसी इलाके में औसत मौसम बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो उस इलाके की जलवायु, उसको क्या कहते हैं? उस इलाके की कहा जाता है जलवायु। मौसम कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, जबकि ये जलवायु होता है ये इसे बदलने के लिए सैकड़ों हज़ारों वर्षों का समय लगता है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो मौसम होता है वो क्या होता है कि आप कहेंगे कि मौसम एक समय में, है ना, एक
समय में अभी मान लो धूप है और कुछ ही समय बाद आप देखो बारिश होने लगी, तो मौसम है। लेकिन अगर जलवायु है तो जलवायु काफ़ी दिन तक, जैसे मान लो बारिश हो रही है तो काफ़ी दिन तक लगातार वैसे बारिश होती रहेगी, तो जलवायु है। तो मौसम जो होता है एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, जबकि जलवायु अलग अलग स्थानों पर एक जैसी नहीं हो सकती है, वो एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में, है ना। 1962 में जो है भारत और चीन के बीच बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था। देख रहे हो सब क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं और कई कई बार एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बात करें भारत की तो ये देखिए, ये है आपका क्या, ये हो गया पूरा विश्व, है ना, जिसे हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे ये ग्लोब है पूरा का पूरा। अब इसमें आप देखेंगे कि ये के बीचों बीच जो रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, है ना, जो इसको दो भागों में बांटती है। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे अपना क्या है, प्यारा सा भारत है, यहाँ पे इंडिया। तो ये कौन पार्ट है? ये कौन है? ईस्ट है, पूरब है। ये वेस्ट है, ये वाला क्या है? नॉर्थ है, और ये वाला क्या है? साउथ है। तो देखो ये किस कहाँ है, तो आप कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो बात करें भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखो 2023-21 में पूछा गया है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, मतलब कि प्रदान किए जाते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं ये संविधान के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। और इनकी संख्या अगर बात करें कितनी है, तो मैंने बताया कि वर्तमान में 6 है, पहले कितनी थी? 7 थी। और जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है ना। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, मतलब संविधान संशोधन किया गया 1978 ईस्वी में। इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में रख दिया गया है। तो अब कुल कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। वहीं बात करें इंडिका किसने लिखी, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज ने, है ना, मेगास्थनीज ने। वहीं बात करें कि बाणभट्ट की, तो आप कहेंगे कादम्बरी, बाणभट्ट की रचना है ना। ऐसे कई सारी रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे इन्हें भी। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त कालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो गुप्त काल में कौन कौन से बंदरगाह प्रमुख थे? तो वो था भड़ोच और एक था ताम्रलिपि। ये जो है प्रमुख बंदरगाह माने जाते थे गुप्त काल के। अगला क्वेश्चन क्या है, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कि जल कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो भाई वर्षा से भी पानी मिलता है, भूतल से भी, प्रवाह, झील, जलप्रपात, शिव समुद्रम, इन सभी से जल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। जहाँ जिन स्थानों से जिन जगहों से जल मिले उसे हम क्या कहते हैं? जल का स्रोत कहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात क्या है? तो आइए बात करते हैं जलप्रपात। तो पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। इतना याद रखेंगे बस आप, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों के जल को क्या कहते हैं? हम जलप्रपात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, शैल क्या है? शैल क्या है? तो वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। ऐसे सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, या फिर चीका, या फिर रोड़ी की भांति क्या हो, नरम हो, या फिर मुलायम हो, क्या कहलाते हैं? शैल कहलाते हैं। तो कुल मिला के ऐसे सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण हुआ है ना, चाहे वो ठोस हो चाहे आपके मुलायम हो, वो सभी क्या है? शैल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, चट्टानों के कितने भेद हैं? तो अभी आप पढ़े चट्टानों के 3 भेद होते हैं। एक होता है आग्नेय, एक है अवसादी, एक रूपांतरित या कायांतरित लिखा रहता है। ये होते हैं 3 होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। कैसे बनते हैं मैंने ऊपर बता दिया है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती है आग्नेय चट्टानें। कौन कौन? अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। और ये कैसे बनती हैं? तो मैंने बताया था, जब है ना ज्वालामुखी का उद्गम होता है तो उनके जो लावा निकलता है जिसे मैग्मा कहते हैं, वो जब ठंडा होता है तो बनती हैं। अगला, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो ये भी हम ऊपर पढ़ा चुके थे। अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से ही बनी हैं, या फिर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से बनती हैं। ठीक है, इन्हें हम अवसादी कहते हैं। उसके बाद अवसादी चट्टानों के उदाहरण बताओ, जैसे कि बलुआ पत्थर है, खड़िया है, ये सभी अवसादी चट्टान के क्या हैं? उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम, है ना। पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी संरचना है? तो पहला कौन है? भूपर्पटी है ऊपर वाला, फिर मेंटल है, फिर कोर है। 3 होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूपर्पटी, मेंटल और कोर कहा जाता है। अगला, मैग्मा क्या है? तो धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं।
है ना। धरातल मतलब कि पृथ्वी के अंदर, है ना, अर्ध तरल पदार्थ जाता है, मतलब कि पूरी तरह से तरल नहीं होता है ना, क्योंकि कुछ ही समय बाद वो जब बाहर निकलता है तो जम जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा किसे कहते हैं। तो लावा की बात करें तो धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। देखिए जो है ना, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा जो निकलता है लावा, जब वो जो है ना उसे मैग्मा कहते हैं। जब वो जम जाता है पूरा बाहर निकल के तो उसे लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी क्या है। तो बात करें, ज्वालामुखी एक ऐसा शंकुआकार पर्वत है ना, शंकु के आकार का क्या है, पूरा पर्वत है, इसे शंकुआकार पर्वत है ज्वालामुखी, जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा, है ना, या चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। यह रहेगा यहाँ पे। मतलब कि ज्वालामुखी शंकुआकार पर्वत के रूप का ही होता है, जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार के द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़ या फिर धुआं या फिर वाष्प, गैसें, लावा, ये सभी क्या होते हैं, धरातल पर पाया जाता है इनके प्रवाह से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रेटर किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी जो यह पानी बनी ज्वालामुखी, ये शंकुआकार है, तो इसके जो ऊपरी वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेटर। तो ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, क्रेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप किसे कहते हैं और इसका मापन कैसे होता है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। भूकंप क्या है, जब आंतरिक शक्तियों के कारण, है ना, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक से क्या होती है, कंपन होती है। अचानक से पृथ्वी की सतह पर में कंपन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। आप देखते होंगे कि हिलने डुलने लगती है। और इसका जो मापन करते हैं सीस्मोग्राफ से करते हैं, है ना। और किस इकाई पर मापा जाता है तो उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। किससे मापते हैं तो उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, लेकिन जो इकाई होती है जिसमें नापा जाता है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। दोनों याद रखेंगे। अगला, अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो अपशिष्ट का मतलब वेस्ट मटेरियल होता है। तो कारखानों से निकलने वाले या उपभोग करने के बाद जो चीज़ें शेष बचती हैं उसे अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कारखानों से निकलने वाले या उपभोग करने के बाद, है ना, उपयोग में लाने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बात करें ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय जो कि एक्टिव रहती है, एक प्रसुप्त होती है और एक एकदम से शांत होती है, सुसुप्त होती है ना। अब आपका काम है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, प्रसुप्त और सुसुप्त, इनके उदाहरण याद रख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लघु उद्योग को समझाइए। अब लघु उद्योग किसे कहते हैं। तो लघु उद्योगों में उन सब कारखानों इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी का मशीनों या संयंत्रों में निवेश होगा। कुल मिला के 1 करोड़ तक की पूंजी से जो उद्योग तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे हम लघु उद्योग कहते हैं, है ना। अगला, अति लघु उद्योग क्या है। तो इसमें ऐसा उद्योग जिसकी लागत क्या हो, 25 लाख तक की पूंजी जिसमें लगा हो, निवेश किया गया हो, उसे हम अति लघु उद्योग कहते हैं। कुटीर किसे कहते हैं। तो कुटीर एवं लघु की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो कच्चे माल की समस्या और बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वर्तमान में कितनी संख्या। 3 है। सार्वजनिक मतलब निजी क्षेत्र में। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी फर्में होती हैं जिनका प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है किंतु उनकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत से अन्य देशों में होती हैं। इन्हें राष्ट्र निगम भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्र निगम किसे कहते हैं तो यही परिभाषा आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो ये सबको याद होगा कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, है ना। और इसको पारित कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और बात करें बनकर कब तैयार हुआ था तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। मतलब जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उस पर सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का काम करते हैं, रोक लगाने का। अगला, सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था। तो बात करें, सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी को चरसा कहा जाता था। सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली जो चमड़े की बाल्टी होती थी उसे चरसा कहा जाता था सल्तनत युग में। अगला, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कैकुबाद। कौन था, कैकुबाद। जबकि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो अभी आप पढ़े थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, है ना। और ये 1206 से 1210 तक जो है गुलाम वंश का शासक बना रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन क्या है, सभी 2015 में पूछेंगे प्रश्न है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन कौन से कार्य किए। तो बलबन ने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था। क्या किया था, सुरक्षा करने के लिए सीमाओं को अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था। अगला, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को, कौन से पद, खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। तो सुल्तान जो होते थे ये खुद को खुदा का प्रतीक मानते थे, है ना, खुद ही अपने आप को भगवान मानते थे। आगे बढ़ते हैं हम। सल्तनत काल में तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता, भारत को तोता की उपाधि किसे मिली थी। तो उनका नाम था अमीर खुसरो को, तोताए हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था। शिवाजी के समय में सर सूबादार किसे कहा जाता था। तो जो प्रतिनिधि या सेनापति होते थे उन्हें जो है सर सूबादार या सूबेदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है। तो पहली बात तो यही आ गया कि 86वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो उसमें शिक्षा से संबंधित किया गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है ना। किस आर्टिकल में, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21A में, ठीक है। कब संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं। मतलब ऐसी सूची होती है जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों के दोनों जो है सरकारें जो है अपना कानून बना सकती हैं। अगला, FIR का पूरा नाम बताइए। FIR, तो FIR का पूरा नाम क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। F का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सूचित किया जाए, रिपोर्ट माने रिपोर्ट, है ना। तो FIR का पूरा नाम क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। सेल कितनी प्रकार की होती हैं, तो ये आप पढ़ चुके हो, 3, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेलें। स्वेज नहर किसे जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। कौन नहर, स्वेज नहर से ही लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। तो उसे पछुआ पवन कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को पछुआ पवन कहा जाता है। अगला, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। तो क्या थे, पशुओं का पालन करते थे, मत्स्य पालन, मछली पालन और दुग्ध उद्योग करते थे। अमेजन और जायरे घाटी के लोग ये व्यवसाय करते थे। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो चट्टानें हैं ये क्या है, आग्नेय है, ऊपर आप पढ़े थे अभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पैंजिया किसे कहते हैं। तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड बनेगा, भूस्खलन के कारण जो भूखंड का निर्माण होगा उसे हम कहते हैं पैंजिया। क्या बोलते हैं, पैंजिया। ये भाई नाम बहुत परेशान करते हैं, ठीक है ना, इनको अब याद रखेंगे। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में था, इसका निर्माण किसने करवाया। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे हम ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, इसका जो निर्माण है वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने, जो कि गंग वंश के राजा थे, इन्होंने करवाया था। और ये मंदिर कोणार्क मतलब कि उड़ीसा में पुरी में है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित है। इसको हम ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इतना जानेंगे आप, उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था। तो चोलों के शासनकाल में जनपद को क्या कहते थे, मतलब जिले को नाडु कहा जाता था और गांव को कुर्रम कहते थे। क्या कहते थे, कुर्रम, ठीक है। अगला, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ। तो बात करें इब्राहिम लोदी का और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, है ना। कब हुआ था, पूरा अगर पूछे तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और जो बाबर है इसकी विजयी हुआ था। और जो बाबर है इसने क्या किया था कि इसने जो है इसी युद्ध में तोप खानों का प्रयोग किया था, है ना, और इससे तुगलकमा नीति भी अपनाई थी, इसे कहते हैं हम। और इसने जो है इसको हराने के बाद किसको, इब्राहिम लोदी को क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की। जबकि जो लोदी था वो जो है इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है, ज़्यादा लेंदी नहीं रखते हैं, 2 पार्ट में पढ़ लेंगे भाई, लेकिन ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन है ना, तो बस यहीं तक रखते हैं इसमें कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद इसको स्टॉप करते हैं, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे, बाकी अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
अगला पार्ट में आगे पढ़ लिया जाएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का क्या अर्थ था? ज़कात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़कात का अर्थ होता था कि जो भी व्यक्ति अपनी, है ना, एक साल में जितनी कमाई करे उसका 2.5% उसको दान करना चाहिए। इसी को क्या कहते थे? तो मोहम्मद साहब, है ना, ज़कात। तो ज़कात का अर्थ क्या था कि व्यक्ति जितना भी कमाए उसका 2.5% क्या करे? दान कर दे। जैसे मान लो कि 10 रुपये कमा रहा है, अब 10 रुपये का 2.5% क्या करे? वो दान करे। परसेंट का मतलब 100, 10 धाम 100। आप बाहर मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा? 25 रुपये, इतने रुपये उसको दान कर देना चाहिए। अगला, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के नीचे अर्ध स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? अभी आप ये पढ़े तो ऊपर सियाल है, सीमा है और निफे है। सियाल, सीमा और निफे, ये जो है भूप्रपट्टी के नीचे स्तर में 3 परतें होती हैं जिनको सियाल कहते हैं, सीमा और निफे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये तो अभी आप पढ़े थे, आग्नेय शैल की विशेषता, है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो आपने लगातार देखा, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।